हमारे भारत देश में हर 16 मिनट पर एक रेप होता है और इस हिसाब से 24 घंटे में लगभग औसतन 90 केसेस रेप के आते हैं। तो मतलब रेप हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं, हर मिनट पे हो रहे हैं, है ना, और पूरे इंडिया में हो रहे हैं। लेकिन वही है ना कि कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आ पाती है हम उनको आंकड़ों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और समाज के सामने रखते हैं, है ना। सरकार अपने आंकड़े दिखाती है लेकिन वो आंकड़े कभी सामने नहीं आते जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है, जो समाज में सामने आते ही नहीं है ना। तो ये नंबर जो है रेप का, ये जो बलात्कार का नंबर बहुत बड़ा है ना। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और बेसिकली इसके सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। तो आज के मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी पावर क्या है? मीडिया। मीडिया करती क्या है? जब कोई रेप इंडिया के किसी कोने में किसी हिस्से में होता है तब मीडिया उसको बहुत ज़्यादा टीवी पर शो करती है ना, टेलीविज़न पर, या फिर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आकर उस पर बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रेपिस्ट को मार देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। चलो वो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी अजीब हो जाती है कि जब कोई बड़ा रेप केस नहीं आता है सामने, है ना, क्योंकि रेप्स तो जैसे आंकड़े हैं सरकारी, वो तो हर 16 मिनट पर हो रहे हैं, है ना, लेकिन जब तक कोई बड़ा केस नहीं आता हम लोग सोते रहते हैं। और ये बात एकदम सच है कि हम लोग सोते रहते हैं और हम जागते कब हैं? जब ऐसे इंसिडेंट हमारे बीच में हो जाते हैं, जब ऐसे बलात्कार के केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें किसी लड़की को या किसी बच्ची को या किसी महिला को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसके अंगों को काट दिया जाता है ना। तो एकदम जब बहुत ही झकझोर देने वाली स्थिति जब आ जाती है हमारे समाज में, तब हम जागते हैं जाकर। पर अगर कुछ लोग बोले कि भाई हम जाग तो रहे हैं, है ना, आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन वही है ना कि अगर आपकी आंखें खुली हैं फिर भी आप इस टाइम एज में, आज के समय में ये आइडेंटिफाई कभी नहीं कर सकते हो या फिर कर ही नहीं पाओगे कि किसी व्यक्ति के मन में क्या है, या फिर कोई व्यक्ति आपके प्रति कैसी सोच रखता है, या फिर कोई व्यक्ति क्या करने वाला है आगे जाकर, है ना। क्योंकि जो रेपिस्ट होते हैं वो बचपन से रेपिस्ट नहीं होते हैं, है ना। आई रिपीट, जो बलात्कारी होते हैं वो पैदा होते ही बलात्कारी नहीं होते हैं, है ना। वो बलात्कारी कैसे बनते हैं, उनमें कैसी सोच आ जाती है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भाई देखो, बात यह है कि रेप केसेस के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, है ना, बहुत सारा मैसेज दिया है लोगों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को लेकर बहुत से लोगों ने बोले कि ऐसे रूल्स रहने चाहिए, वैसे रूल्स रहने चाहिए। तो भाई देखो, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है ना। हम एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं ऊपरी तौर से कि हम सुरक्षा के अच्छे इंतज़ाम कर सकते हैं, है ना, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, है ना, अपने दोस्तों के लिए। और जैसा कि गवर्नमेंट अभी कर रही है ना, हर चौराहे, हर गली नुक्कड़ पर उसने कैमरेस लगा रखे हैं ना, हर होटल्स में, हर शोरूम में, हर मॉल में कैमरे लगे हुए, है ना। चलो ये चीज़ भी ठीक है। और अगर जैसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छी हुई, है ना, तो वो क्या करेगी, आपको जो पुलिस का सपोर्ट है वो देगी, है ना, और जो क्विक रिएक्शन होता है पुलिस का वो काफ़ी फास्ट होगा। तो इससे हमको एक्सटर्नली तो हाँ, हमारे मन में ऐसा बैठ गया है कि हाँ हम सुरक्षित हैं। हम अगर रात को कहीं जा रहे हैं या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर रात को ही हम घर वापस अगर देर से आ रहे हैं, तो कुछ परसेंट चांस है कि हाँ हम सुरक्षित रहेंगे। बट ये कुछ परसेंट चांस भी इंसान की जो गलत भावना होती है ना, क्रूर भावना होती है, उसके आगे कुछ नहीं है ना। कि वही है ना कि अगर इंसान चाह ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो जाती है कि आप इतनी प्रोटेक्शन देते हो, है ना, इतने कैमरेज लगाते हो, इतनी सारी चीज़ें करते हो, लेकिन आप किसी के मन में कैमरे नहीं लगा सकते, आप किसी की नीयत में कैमरे नहीं लगा सकते, आप किसी की परिस्थितियों के ऊपर पहरा नहीं दे सकते, है ना, आप किसी के चरित्र के ऊपर कैमरे नहीं लगा सकते। तो हम लोग शायद जो सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से या फिर समाज के लोगों से, है ना, कि ऐसा वो करें, ऐसा ये करें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रेप केसेस बंद हो जाएंगे। बट 75 साल होने जा रहे हैं आज़ादी के, है ना, और कुछ परिवर्तन नहीं आया है। और दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो जो रेप केसेस हैं 2016 से 2021 तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। और आजकल के रेप में सीन ये हो रहा है कि जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं या जिनसे आपके कभी ताल्लुकात रहे थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा हो रही है। तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 से नवंबर 2021 तक की एक रिपोर्ट है, उसमें बोला गया है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, उनकी रेप में जो इन्वॉल्वमेंट होती है 3.57 से घटकर 1.17% हो गई है। मतलब इस जो अजनबी हैं उनका जो रेप में इन्वॉल्वमेंट है वो कम हुआ है। वहीं अगर बात करें जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनका 14% इसमें भागीदारी है रेप केसेस में जो हो रहे हैं। और जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 11.47 है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है 46% का। इसमें कौन लोग आते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्तों के दोस्त हैं, या फिर जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके फादर के दूर के फ्रेंड हैं, आपकी मदर के दूर के फ्रेंड हैं, या फिर सिस्टर के दूर के फ्रेंड हैं, जो भी हैं, ये लोग का इन्वॉल्वमेंट है 46%।
और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप में सीन क्या हो रहा है कि लोग पहले तो फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज़ हो जाता है सामने वाले की तरफ से, तो फिर वही जो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप था वही एक रेप का रूप हो जाता है ना। तो फिर उस पर भी लोग केसेस लड़ते हैं जाकर। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही हैं, जो कि बाहर कैमरे लगाने से या फिर पुलिस प्रोटेक्शन बैठा देने से या फिर खुद आर्मी अगर आप खड़ी कर दो तो भी जो एक घर में रेप होता है ना वो नहीं रुकने वाला है ना। जो लोग सो कॉल्ड होता है ना कि मैरिज के बाद जो फिजिकल रिलेशनशिप है, जो सेक्स है वो वैलिड है, तो नहीं, बिना कंसेंट के कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप रेप ही होता है। तो अब अगर बात करें कि रूट कॉजेस क्या क्या हैं कि एक व्यक्ति रेपिस्ट बनता क्यों है, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से 6 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एक बंदा या एक व्यक्ति या एक लड़का या फिर एक उम्र दराज आदमी रेपिस्ट बनता है। तो इन 6 कारणों में पहला कारण है उसका लस्ट, दूसरा है रिवेंज, तीसरा है लोनलीनेस, चौथा है डिज़ायर टू हैव समवन, मतलब किसी का साथ होना, पांचवा है ओनली फॉर फन, छठवा है अट्रैक्शन और सातवां है अनकंट्रोल्ड सेंसेस। तो अब अगर पहले कारण की बात करें लस्ट, तो लस्ट बेसिकली आपके अंदर का इमोशन है, आपके अंदर जो मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस है उसका प्रभाव होता है ये लस्ट, उसका प्रभाव होता है आपकी हवस, है ना। तो लस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सोच में नहीं होती है, वो आपकी आदत में आ जाती है। और लस्ट का मैटेरियली कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी थेरेपी से आप हो सकता है जिस चीज़ को चाह रहे हो अगर वो भी आपको मिल जाए, उससे भी आपकी लस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो वो है रिवेंज। रिवेंज मतलब बदला। तो हो सकता है कि उसके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हो फीमेल पर्सन्स के साथ, है ना, महिलाओं के साथ, कि उसको चीट किया गया हो या फिर उसके विश्वास को तोड़ा गया हो, या फिर अगर हो सकता है कि वो अच्छे रिलेशनशिप में रहा हो लेकिन उसको धोखा दिया गया हो। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसका वो रिवेंज लेना चाह रहा हो ऐसे गलत काम करके। चौथा कारण है अकेलापन। तो इस अकेलेपन का भी कारण कहीं ना कहीं रिजेक्शंस होते हैं, है ना। हो सकता है वो फैमिली की तरफ से बहुत अकेला हो या फिर स्ट्रगल कर रहा हो अपनी लाइफ में, है ना, और उसके साथ फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं, है ना, क्योंकि बाकी चीज़ें इंसान के अंदर चल रही होती है ना, उसके लस्ट अंदर चल रही होती है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और स्ट्रगल वो अपनी लाइफ में कर ही रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो होता है ना कि प्रेशर आपको रिलीज़ करना है, तो आप अपना प्रेशर गलत जगह जाकर रिलीज़ कर देते हो। तो लोनलीनेस एक बहुत बड़ा कारण है ऐसी चीज़ों के होने का, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस आते हैं उसमें जो अपराधी होता है उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। उन लोग ऐसे किसी छोटे क्षेत्र से आते हैं या फिर ऐसी परिस्थितियों से आते हैं जहां उनका साथ देने वाला बेसिकली कोई नहीं होता, वो अकेले ही चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो फोर्थ रीज़न है वो है डिज़ायर टू हैव समवन। मतलब आप किसी को चाहते हो, है ना, और बहुत ही शिद्दत से चाहते हो, लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो फिर क्या है, फिर वही आपके अंदर होता है ना कि आपके अंदर फिर लस्ट आ गई है, आपको उसको पाने की इच्छा आ गई है, चाहत आ गई है, आप बेसिकली चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो और वहाँ पर आप अनकंट्रोल होकर बहुत ही गंदी चीज़ें कर देते हो। उसके बाद पांचवा रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है। पांचवा रीज़न है फन, है ना, कि केवल मज़े के लिए ही लोग रेप कर देते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि आजकल हमारे समाज में जो फ्रेंड सर्कल हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में ऐसी बातें करना बहुत ही कॉमन है ना। वहाँ पर रेप शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हाँ फिजिकल रिलेशनशिप के बहुत ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, कि मैंने अपने टाइम पे इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाया, या मैंने इतने लोगों को फंसा कर रखा है, या मेरा इतने लोगों के साथ कनेक्शन है। तो चीज़ें बहुत ही हैं, गड़बड़ हैं, लेकिन हम वहाँ पे उन टर्म्स को नहीं लाते हैं, इस रेप शब्द को नहीं लाते हैं, हम उसको कभी कभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट नाम दे देते हैं। तो छठा कारण है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बेसिकली हो सकता है आपने पहली बार किसी को देखा हो, है ना, और उसके बॉडी फिगर को देखकर आप पिघल गए हो, है ना, और पिघलने से इतना हो गया हो कि आप अलग अलग कल्पनाएं कर ली अपने मन में कि ऐसा कर सकता हूँ मैं इसके साथ, या वैसा कर सकता हूँ, ये तो कुछ नहीं करेगी या कुछ नहीं होगा, है ना, आगे जो होगा देखा जाएगा। और वहाँ पर जाकर इस अट्रैक्शन के एक जो बीज होता है ना, एक सीड होता है, इसी से आप पूरा खेल खराब कर देते हो। और ये अट्रैक्शन रेप की तरफ तब मुड़ जाता है जब आप नशे में होते हो, जब आप नशा करते हो, या फिर आपकी संगत वैसी रहती है। और सबसे लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अनकंट्रोल्ड सेंसेस। जो हमारे अनियंत्रित ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां प्लस कर्मेंद्रियां दोनों, है ना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम इधर उधर भटक रहे हैं, और भटकने के साथ साथ इतने गलत कार्य कर देते हैं कि हम उसको रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि ये मेरी गलती है। हम अगर गिल्टी हैं भी, है ना, अगर किसी बंदे ने रेप कर भी दिया है तो वो भी जाके कोर्ट में लड़ाई करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, सामने वाले का भी मर्जी थी इसमें। तो कहीं ना कहीं हम अपने मोरालिटी को, अपनी आत्मीयता को एकदम मार चुके हैं, एकदम खो चुके हैं, है ना।
कि वही है ना कि हमारे लिए इतने कानून क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पिंजरा उसके लिए होता है जो जानवर होते हैं, है ना, उनके लिए ही इतने कैमरे, इतने सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं, हमारे में मनुष्यता है, या फिर क्योंकि अगर हम खुद को थोड़ा सा भी अगर डिवाइन थोड़ा समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतने ज़्यादा कानूनों की ज़रूरत है। क्योंकि पुराने टाइम में इतने ज़्यादा कोई कानून नहीं होते थे। हाँ, पुराने टाइम में ये होता था कि वहाँ कुछ नियम होते थे, जीवन जीने के तरीके होते थे, है ना, कि लाइफ को कैसे जीना है और परफेक्ट लाइफ कैसे जीनी है। तो उस हिसाब से लोग अगर चलते थे तो वहाँ पर ऐसे केसेस आते ही नहीं थे, ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती थी कि महिलाओं को अपने ही समाज में इतना डर महसूस करना पड़े, वहाँ उनको संघर्ष करना पड़े पुरुषों से अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी को दर्शाने के लिए। तो ये थोड़े से दुख की बात है। और अब दूसरी बात ये कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये चीज़ें कोई भी सरकार, कोई भी NGO, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी शासन प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी चीज़ें अंदर से आती है ना। और सबसे बड़े दुख की बात यह है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशंस हमारे आसपास है। और आज के टाइम पे जहां हम अपने आप को बहुत ही आधुनिक मानते हैं, उस समय हम समाज में ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो आज का मकसद मेरा बेसिकली सॉल्यूशंस की तरफ चलना है कि रेप के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन का जो रास्ता है बहुत ही आसान है ना। इसके भी केवल 5 रास्ते हैं, है ना। और इन अगर चीज़ों को हम अपना लें तो डेफिनेटली हमारी कंट्री रेप फ्री हो जाएगी। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं उसकी बात करते हैं ना, और फिर इन पॉइंट्स को लागू कैसे करना है लोगों के ऊपर, उस पर बात करते हैं, है ना। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि दे मस्ट रियलाइज दे आर नॉट कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि उनको पता होना चाहिए कि वो हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते या फिर वो किसी के नियंता नहीं बन सकते। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डोमिनेटेड वाली चीज़ें होती हैं ना, जो पुरुष प्रधान देश भारत को बोला जाता है, वहाँ पर ये डोमिनेंस वाली चीज़ यहीं से आ जाती है जब हम स्वयं को कंट्रोलर समझने लगते हैं, है ना। और ये केवल आदमियों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में है। लेकिन बेसिकली अगर रेप की बात करो तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आदमियों के ऊपर लागू होता है। हम सब एक लिविंग बीइंग है ना, एक जीवित प्राणी है। और अगर मनुष्यों की बात करें तो 2 ही लोग हैं, है ना, एक पुरुष और एक स्त्री, है ना। तो हम में केवल लिंग का भेद है ना, बाकी जीव दोनों ही मनुष्य जाति के ही हैं, है ना। तो केवल लिंग भेद के आधार पर खुद को दूसरे से डोमिनेट समझना, है ना, खुद को कंट्रोलर समझना दूसरे के ऊपर, ये बहुत ही गलत सोच है ना। और जब तक ऐसी सोच रहेगी, है ना, ये आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, है ना, कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, ये सोच नहीं जाती है। क्योंकि आप जितना पैसा कमाते हो, जितना पोजीशन आप कमाते हो, आपके अंदर ये कंट्रोलर वाली जो छवि है ना, जो आपकी आदत है, ये बढ़ती जाती है कि हाँ आप ही कंट्रोलर हो, आप ही कंट्रोलर हो। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रो मोड ऑफ गुडनेस। तो इससे होगा क्या, मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाने से वो आपको जो तन्हाई वाला सीन आ जाता है ना कि हाँ आप बहुत अकेले हो गए हो, कुछ तो करना है ना, कहीं तो करना है, किसके साथ करें, कोई नहीं मिल रहा है, किसी के भी साथ कर लेते हैं, है ना, जो रास्ते पे मिल रहा है। तो ये वाला सीन आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाओ। मोड ऑफ गुडनेस मतलब सत्वगुण को आप बढ़ाओ, है ना। अब अगर सत्वगुण की बात करें तो यहाँ शॉर्ट में बताएं आपको सत्वगुण होता क्या है। सत्वगुण बेसिकली ऐसा लाइफ का जीने का तरीका होता है या फिर ऐसा रास्ता होता है हर चीज़ का, है ना। आपका पढ़ाई हो, आपका खान पान हो, आपका व्यवहार हो, आपकी बोली भाषा हो, ये इन सारी चीज़ों का परफेक्ट तरीका जो होता है वो सत्वगुण कहलाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज फाइंड अ पॉजिटिव वे टू फाइट विद लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। अब ये लस्ट, एंगर और ग्रीड क्या है कि सबसे पहले इंसान के अंदर लस्ट ही जागती है अगर ऐसा कुछ वो कार्य करने वाला होता है तो, है ना। तो आपको लस्ट अगर आपके अंदर आ रही है ना, और लस्ट अगर आपकी बढ़ती जा रही है तो आपके अंदर ग्रीड आएगी, और अगर आपकी ग्रीड पूरी नहीं हो पाती, अगर आपका लालच पूरा नहीं होता है तो आपको गुस्सा आएगा। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए आपको एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रास्ता चाहिए जिससे आप इन चीज़ों को सामना कर सकें, है ना। क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं होता कि मॉडर्न टाइम में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो अच्छे खासे कमाते हैं या फिर अच्छा खासे स्टैब्लिश लोग हैं, वो तो हाँ फिजियोथेरेपी ले लेते हैं या फिर अलग अलग जो मेंटल थेरेपीज होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास से आ रहा है ना, जो थोड़ा सा समाज में उसका स्तर अच्छा नहीं है, वो आखिर इसका सोल्यूशन कहाँ से लेगा। क्योंकि जितनी मानसिक प्रॉब्लम एक बड़े बिजनेसमैन को होती है ना, उतनी ही मानसिक समस्याएं एक नॉर्मल आदमी को भी होती है उसकी लाइफ में। लेकिन सीन ये होता है कि उसके पास अच्छे खासे सलाहकार होते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास ऐसा कोई नहीं होता जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करे या फिर अपनी मानसिक परिस्थितियों को किसी को बता सके। क्योंकि उसके लेवल पे लोग भी ऐसे होते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को नॉनसेंस मानते हैं कि ऐसी चीज़ें बकवास है, होती ही नहीं है कि किसी का दिमाग ही खराब हो जाए ऐसी चीज़ों को लेकर। तो अगर पॉजिटिव अल्टरनेटिव की बात करें तो पॉजिटिव अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि आपके ऐसे लोग या फिर ऐसे कॉन्टेक्ट्स या फिर ऐसी बुक्स जो आपको वर्ल्डली प्लेजर से ऊपर उठा सके, जो आपको जो सांसारिक
भोग की जो दुनिया है ना, जहाँ पर लोग किसी चीज़ को पाने या किसी चीज़ के पीछे भागने के पीछे पड़े हुए, इन सब चीज़ों से जो पर्सपेक्टिव निकला है, इसके ऊपर का पर्सपेक्टिव आपको दिखा सके। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो हमारे शास्त्र हैं, हमारी भगवद गीता है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ सकते हो जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन कांट बी अ रेपिस्ट बट एन एथिस्ट पर्सन कैन बी। कि मतलब एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो कभी रेप के बारे में सोच भी नहीं सकता, बलात्कार के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो एक नास्तिक व्यक्ति होता है वो ऐसी किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है ना। और मॉडर्न टाइम में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो नास्तिकता की ओर बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है सेक्स एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन, है ना। कि लोग आजकल के ज़माने में सेक्स एजुकेशन की बहुत बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होती है, खुल के बात होनी चाहिए, या फिर बच्चों को बचपन से ही बताना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में जाने, और ऐसी चीज़ें अगर हो रही हो तो उसका विरोध करें या फिर इसमें कभी इन्वॉल्व तो ना हो। तो बात यह है कि यहाँ पर जो टर्म है ना सेक्स एजुकेशन, ये टर्म ही बहुत खतरनाक है। इस टर्म को अगर आप लोकली एक पब्लिक में खड़े होकर बोलेंगे ना, लोग डेफिनेटली आपको नहीं सुनेंगे, है ना, क्योंकि ये शब्द ही कुछ अजीब सा है। और ये सोच मेरी नहीं है ना, ये सोच लोगों की है ना, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसका हम एक अल्टरनेटिव ले सकते हैं जो कि हमारे जनरेशन ऑफ जनरेशन से चला आ रहा है ना, पीढ़ियों से, कि मॉरल एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन के नाम पर हम अगर मॉरल एजुकेशन बोलकर लोगों को सारी चीज़ें बताएं, है ना, कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, है ना, कैसे इंसान के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, अट्रैक्शंस आते हैं, है ना, जो लस्ट होती है, जो एंगर होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना होता है, और उस पर अच्छे से लेक्चर्स हों, है ना, प्रॉपर स्कूल्स में हों, कॉलेजेस में हो, है ना, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, बिलियनियर कंपनीज होती है, उसमें हो। क्योंकि आप भले किसी कंपनी में चले जाओ, लेकिन आपकी जो लस्ट होती है वो आपको पीछा नहीं छोड़ती है। तो सेशंस होने चाहिए मॉरल एजुकेशन के ऊपर, ना कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि मॉरल एजुकेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, उसका एक पार्ट है सेक्स एजुकेशन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो केवल एक फील्ड है ना, एक नॉर्मल चीज़ है कि हाँ हमने एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया, उसके बाद चीज़ें खत्म। तो अब आज का जो आखिरी पॉइंट है वो है रोल ऑफ पेरेंटिंग, कि है ना, कि जो माता पिता अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो किस तरीके से पाल रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में बच्चों के ऊपर, और फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो समाज के ऊपर। तो हम सब जानते हैं कि आज की टाइम एज में जो इंसान है बहुत तेज़ी से भाग रहा है और आगे की तरफ जाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ता जा रहा है ना। और वो चीज़ें हो सकता है उसके रिलेशनशिप्स हों, हो सकता है उसके बच्चे ही हों, हो सकता है उसकी जिम्मेदारियाँ हों, है ना, और हो सकता है उसका चरित्र हो। कुछ भी छोड़ रहा है वो बस आगे जाने के लिए। एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है आजकल, उसमें आजकल महिलाएं भी कमा रही हैं और पुरुष भी कमा रहे हैं, है ना। तो होता यह है कि देखो, कमाने से कोई आपत्ति नहीं है, कमाओ, लेकिन आप अपने बच्चों को टाइम दो। लेकिन इसका अल्टरनेटिव उन्होंने क्या ढूंढ लिया है, नौकर और नौकरानियाँ, कि घर में एक नौकर या नौकरानी रहता है जो करता है क्या है कि उस बच्चे की पूरी दिन भर देखभाल करता है ना। वो बच्चा दिन भर क्या करता है, मोबाइल पे क्या करता है, या फिर अपने दोस्तों के साथ कैसी बातें करता है, कैसी संगति में है, कैसी किताबें पढ़ता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और माता पिता की जिम्मेदारी क्या रहती है कि हाँ, अपने बच्चों को एक बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़ाना, उसकी अच्छी ड्रेस होना, अच्छी किताबें होना, भले वो बंदा पढ़ने में एकदम जीरो हो, या फिर हो सकता है अगर अच्छा भी हो, है ना, लेकिन उसकी मॉरल एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं देता कि उसको कैसे पालना है, कैसे संस्कार देना है, कैसे दूसरों की इज्जत करनी है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है। और कहीं ना कहीं इसका जो साइड इफेक्ट होता है पेरेंट्स को खुद झेलना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो टाइम एज आया है ना, इसी में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो वही उसी का जो आउटकम होता है, उसी का जो कर्मा है आपको मिल रहा है। सीधी सी बात है। इसमें फिर आप बुढ़ापे में रोगे तो उससे रोने से कोई मतलब नहीं, अगर आपने जवानी में अपने बच्चे को नहीं संभाला तो। और वो बच्चा अगर आप नहीं संभालते हो ना, तो वो जाके किसी दूसरे परिवार की किसी बच्ची को या फिर किसी औरत को सरेआम उसकी इज्जत नीलाम कर देता है, और उसके फिर पूरे परिवार की इज्जत चली जाती है। इज्जत तो बेसिकली आपके बच्चे की जानी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस परिवार की इज्जत चली जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर पेरेंट्स का जो रोल है, माता पिता का जो रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ऊपर मैंने जितने भी सारे पॉइंट्स बताए, ये सारे के सारे इसी में कवर हो जाएंगे अगर एक माता पिता अपने बच्चों को, अपने लड़के को बहुत अच्छे से पाले। तो अब बात आती ये है कि ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स मैंने लिए कहाँ से हैं। तो ये पॉइंट्स हैं श्रीमद् भगवद गीता से। और श्रीमद् भगवद गीता है क्या? ये केवल एक सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। और इसको बताया किसने? डायरेक्टली भगवान ने बोला है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे करने से आप सुखी रहोगे, आप बंधन से मुक्त रहोगे। आपके पास कितनी भी परेशानी हो, कितने भी दुख हो, या फिर कितनी भी नेगेटिविटी हो आपके अंदर, आप कभी भी गलत कदम नहीं उठाओगे। तो ये बेसिकली उन सारे लोगों के लिए जो ऐसा कभी सोच रखते हैं, हल्की सी भी अगर गंदी सोच रखते हैं, फिर बुरी सोच रखते हैं किसी के प्रति, किसी भी भावना से, तो उनको भगवद गीता एटलीस्ट पढ़नी चाहिए। और अगर आप ऐसे लोग को जानते हो तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करो,
उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचाओ, क्योंकि हो सकता है लोग ये बात कभी खुलकर ना करें, है ना, लेकिन वो कुछ ऐसा कर दें कि फिर सारी चीज़ें जो खुलती है ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो अगर ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, है ना, और अगर आपको वैलिड सॉल्यूशंस लगे हों कि हाँ अगर इनको हम फॉलो करें तो समाज का जो पूरा रूप रंग है वो एकदम अच्छे से बदल जाएगा। कहीं ना कहीं इक्वालिटी सबके अंदर आ जाएगी। ये जो भिड़ंत रहती है ना, हर आए दिन खबरें आती हैं कि फेमिनिज्म है और कहीं ना कहीं पुरुष उनको दबा रहे हैं या फिर लड़ाई चल रही है दोनों गुटों के बीच में, है ना, महिलाओं पुरुषों में, तो ये चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था और पहले सिस्टम्स बहुत अच्छे थे। आज का जो सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन हुआ है ये हमारी संस्कृति को, हमारी आत्मा को, हमारे संस्कारों को एकदम नष्ट करता जा रहा है। और जब तक हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग बर्बाद होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपनी आंखें खुली रखिए।